Hello, Namaskar guys. Welcome in our YouTube channel. I Rachna Chaudhary and today we are discussing about the respiratory system. रेस्पिरेटरी सिस्टम एक ग्रुप ऑफ द ऑर्गन है जो एक स्पेसिफिक फंक्शन या फिर एक स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स को कैरी आउट करता है। जो स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स है उसको अपने बोलते हैं रेस्पिरेशन। और रेस्पिरेटरी प्रोसेस को कंप्लीट करने वाले ग्रुप ऑफ द ऑर्गन को हम बोलते हैं कंबाइंड फॉर्म के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर गैसेस का एक्सचेंज होगा, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और जो गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड है वो एल्वोलाई के अंदर होगा, ब्लड एंड एल्वोलाई के अंदर, एंड उसके साथ साथ में ही ब्लड एंड सेल्स के बीच में होगा। जिसकी वजह से जो सेल्स की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए जिस कंपोनेंट की जरूरत होती है वो होता है ऑक्सीजन, जो हम इनहेलेशन के थ्रू लेते हैं एटमॉस्फेयर से। और वहीं पर सेल्स की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के बाद में सेलुलर मेटाबॉलिज्म के बाद में वहां से मेटाबॉलिक वेस्ट कंपोनेंट रिलीज होता है। और जो मेटाबॉलिक वेस्ट कंपोनेंट है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। तो वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो अपनी बॉडी से एक्सक्रीट आउट करता है। इस ये कंप्लीट प्रोसेस है, इसको अपन बोलते हैं रेस्पिरेटरी प्रोसेस। रेस्पिरेटरी प्रोसेस के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जो इनका साथ में एक कंबाइंड फॉर्म के अंदर कंप्लीट एक फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स को एक साथ में मिलकर फंक्शन करते हैं, जिसमें एनर्जी का यूटिलाइजेशन भी होता है, एनर्जी का ब्रेकडाउन भी होता है। क्योंकि जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रेक्शन करते हैं और कॉन्ट्रेक्शन के अंदर एटीपी का यूटिलाइजेशन होता है। लेकिन एंड प्रोडक्ट के अंदर, जो रेस्पिरेशन के एंड प्रोडक्ट के अंदर, वहाँ पर एनर्जी का फॉर्मेशन होती है, एनर्जी रिलीज होती है और कार्बन डाइऑक्साइड है वो वहाँ से वेस्ट कंपोनेंट में निकलता है। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी है, ये फॉर्म होती है दी जो एंड प्रोडक्ट है उसके अंदर, रेस्पिरेटरी प्रोसेस के अंदर, सेलुलर के अंदर। लेकिन रेस्पिरेटरी प्रोसेस है एक साथ में फंक्शन नहीं करता, ये अलग अलग सिस्टम है वो भी इसको कोऑर्डिनेट करते हैं। जिसमें फर्स्ट वन आता है सर्कुलेटरी सिस्टम एंड सेकेंड वन आता है ब्रेन, या फिर हम बोल सकते हैं नर्व सिस्टम। नर्व सिस्टम के अंदर भी जो अपनी बॉडी के अंदर रिलेटेड टू द कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड ब्लड पीएच है, इन तीनों से रिलेटेड जो भी चेंजेस आ रहे हैं उन चेंजेस को परसीव करने वाली या फिर जो स्टिमुलेशन है उसको परसीव करने वाली जो नर्व एंडिंग्स हैं उसको अपन बोलते हैं कीमोरिसेप्टर्स। ये कीमोरिसेप्टर एक सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं जो एक स्पेसिफिक सेंसेशन है या फिर स्पेसिफिक स्टिमुलाई है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड ब्लड की पीवच से रिलेटेड जो भी स्टिमुलेशन है उसको परसीव करेगा और बाद में इसकी इंफॉर्मेशन है कार्डियोवास्कुलर सेंटर और जो रेस्पिरेटरी कंट्रोल सेंटर है उसके पास में फॉरवर्ड करेगा, एंड देन उसके अकॉर्डिंग ही अपनी बॉडी के अंदर फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स होता है। अब ये कीमोरिसेप्टर्स हैं, ये दो टाइप के कीमोरिसेप्टर होते हैं, पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर एंड सेंट्रल कीमोरिसेप्टर। जो पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स होते हैं वो तो हार्ट के अंदर जो आर्च ऑफ द आउटा है वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। और वहीं पे जो सेंट्रल कीमोरिसेप्टर है ये ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो किसी भी तरह की ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और ब्लड के पीएच के अंदर जो भी अल्ट्रेशन आ रहा है, जो भी चेंजेस आ रहा है उसको प्रिसीव करते हैं। तो अब हम ये देखेंगे कि सर्कुलेटरी सिस्टम है वो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को कैसे एसोसिएट कर रहा है। जैसे हमने प्रीवियसली क्लासेस में देखा था, इन द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड द सिस्टेमिक सर्कुलेशन। जैसे पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होता है, सर्कुलेशन बिटवीन द हार्ट एंड लंग्स, हार्ट और लंग्स के बीच में जो सर्कुलेशन है उसको अपन बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। और पल्मोनरी सर्कुलेशन के अंदर जो हार्ट के राइट साइड से, हार्ट के राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाएगी लंग्स के अंदर, वहाँ पर गैसेस का एक्सचेंज होगा। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था उसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो तो एक्सपेल आउट हो जाएगी एक्सहेलेशन के साथ में, और वहीं पे जो ऑक्सीजन जो हमने इनहेल किया था वो ऑक्सीजन है ब्लड के साथ में आ जाएगी और वेनस ब्लड से होते हुए वो वापस हार्ट के लेफ्ट साइड के चैम्बर में आ जाएगी। इस कंप्लीट सर्कुलेशन को अपने बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। फिर वहाँ से पल्मोनरी सर्कुलेशन होगा। अब उसके बाद में जो ऑक्सीजन थी, जो रेस्पिरेटरी प्रोसेस के अंदर हमें ऑक्सीजन मिली है, इनहेलेशन की थी वही ऑक्सीजन है सेल्स के पास में पहुंचेगी सिस्टेमिक सर्कुलेशन में। जो लेफ्ट साइड का हार्ट है उसमें आउटा है वो ब्लड को लेके जाएगा सिस्टेमिक सर्कुलेशंस में। उस सिस्टेमिक सर्कुलेशंस में अपनी बॉडी के एक एक पार्ट्स को, एक एक सेल्स को सप्लाई कर देगा। तो ये एक साथ के अंदर रेस्पिरेटरी प्रोसेस या फिर
सॉरी रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड सर्कुलेटरी सिस्टम दोनों एक साथ में कंबाइंड फॉर्म के अंदर सेल्स की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं सेल्स तक ऑक्सीजन पहुंचाते हैं, और वहाँ पे जो मेटाबॉलिक वेस्ट कंपोनेंट है कार्बन डाइऑक्साइड है उसको एक्सपेल आउट करने में दोनों एक साथ में कंबाइंड फॉर्म में फंक्शन करते हैं। The respiratory system work with the circulatory system, जिसमें आता है pulmonary circulation which include the heart, blood vessels के अंदर आता है pulmonary artery and pulmonary vein। जो pulmonary artery है राइट साइड के हार्ट से ब्लड लेके लंग्स में जाएगी, और वहीं से लंग्स से pulmonary veins हैं जो नंबर में 4 होती हैं, 4 pulmonary veins हैं, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएंगी हार्ट के लेफ्ट साइड के जो लेफ्ट साइड हार्ट है उसके अंदर, और वहाँ से फिर सिस्टेमिक सर्कुलेशंस के थ्रू पूरी बॉडी के पास में सप्लाई हो जाएगा टू डिलीवर ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट टू द बॉडीज टिश्यू एंड ऑर्गन्स, और उसके बाद में अपनी बॉडी के जो सिस्टेमिक सेल्स हैं उसको सप्लाई कर देगा ऑक्सीजन। अब हम देखते हैं रेस्पिरेशन क्या होता है। रेस्पिरेशन एक एनर्जी प्रोड्यूसिंग रिएक्शंस है, या फिर हम बोल सकते हैं केमिकल रिएक्शंस है जो लिविंग सेल के अंदर होता है। उसका एंड प्रोडक्ट होता है एनर्जी प्रोडक्शंस, वाटर आयन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है वो एक एनर्जी प्रोड्यूसिंग रेस्पिरेशन है। देन रेस्पिरेशन one of the energy producing reactions is called respirations. Respiration is not the same thing as breathing. The chemical reaction take place in all living cells. जो रेस्पिरेशन है वो सेम नहीं है, ब्रीथिंग के जैसा नहीं है, सेम है, वो थोड़ा अलग चेंजेस है। केमिकल रिएक्शंस होता है जिसमें ब्रीथिंग में तो क्या होता है इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन होता है, लेकिन रेस्पिरेशन के अंदर इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के साथ साथ में ही जो एनर्जी का प्रोडक्शन होगा, एनर्जी प्रोड्यूस होगी, इसके साथ में एनर्जी यूटिलाइज भी हो रही है, ब्रेकडाउन ऑफ द एनर्जी भी हो रही है, एटीपी का फॉर्मेशन होगा, वाटर आयन है वो रिलीज होगा, और लास्ट के अंदर मेटाबॉलिक वेस्ट कंपोनेंट कार्बन डाइऑक्साइड है वो सेल से रिलीज होगी। इस कंप्लीट प्रोसेस को अपने बोलते हैं रेस्पिरेशन। The chemical reaction of respiration take place between oxygen and substance which contain carbon. केमिकल रिएक्शंस होता है रेस्पिरेशन के अंदर जो किसके किसके बीच में होता है, ऑक्सीजन एंड कार्बन से रिलेटेड जो कंपोनेंट है उनके बीच में एक केमिकल रिएक्शन होता है। द रिएक्शन प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड रिलीज एनर्जी। जो केमिकल रिएक्शन होता है उसके अंदर एंड प्रोडक्ट होगा कार्बन डाइऑक्साइड जो मेटाबॉलिक वेस्ट कंपोनेंट होता है, और उसको हम एक्सहेलेशन के थ्रू अपनी बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर देते हैं। वाटर एंड रिलीज द एनर्जी रिलीज होती है। अब हम देखेंगे पार्ट्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी जो हमने प्रीवियसली देखा था रेस्पिरेशन क्या होता है, और रेस्पिरेटरी सिस्टम को कौन कौन सी सिस्टम और हैं जो उसको एसोसिएट कर रहे हैं या फिर सपोर्ट कर रहे हैं, जो एक कंबाइंड फॉर्म के साथ में एक साथ में फंक्शन कर रहे हैं, या फिर उनको एक सपोर्टिव ऑर्गन की तरह फंक्शन कर रहे हैं, जो हमने प्रीवियसली पढ़ा है। लेकिन अब हम देखेंगे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर कौन कौन से ऑर्गन इंक्लूड होते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन इंक्लूड होते हैं, उनकी क्या क्या स्ट्रक्चर होती है, उनकी नॉर्मल एनाटॉमी फिजियोलॉजी क्या होती है, उनके नॉर्मल फंक्शन क्या होते हैं, ये हम कम्प्लीटली पढ़ेंगे। जिसमें लंग्स है वो सबसे मेन ऑर्गन आता है। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो चेस्ट कैविटी है उसके अंदर लोकेटेड होता है, एक स्पंजी ऑर्गन होता है, और इसका काम होता है इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। इन ऑक्सीजन को इनहेल करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड है उसको एक्सहेल करेगा। सेकेंड वन आता है नोज। नोज का काम होता है जो एयर है उसको फिल्टर करेगा, और जो कोल्ड एयर होता है उसको हीट कर देगा, यानी थोड़ा वार्म कर देगा। इसके साथ साथ में एयर को ये मॉइस्चर कर देगा, जिसकी वजह से जो ड्राई एयर है या फिर जो कोल्ड एयर है वो डायरेक्टली अपनी जो म्यूकोसल लेयर है या फिर लाइनिंग है उसको इरिटेट होने से प्रिवेंट कर सकता है। सेकेंड ऑर्गन आता है थ्रोट, जिसको अपन बोल सकते हैं यहाँ पर फेरिंग्स। फेरिंग्स है वो नेजल कैविटी एंड ओरल कैविटी है उनको आपस में कनेक्ट करके रखता है। थर्ड वन आता है लैरिंग्स। लैरिंग्स को अपने बोलते हैं वॉइस बॉक्स, क्योंकि ये एयरवे पेसेज के साथ साथ में साउंड प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट वन आता है ट्रेकिया। ट्रेकिया को अपने नॉर्मली बोलते हैं विंड पाइप। इसका काम क्या होता है, एयर को अंदर की साइड में फॉरवर्ड करना। एंड नेक्स्ट वन आता है ब्रोंकाई। ब्रोंकाई एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जो एयर को अंदर की साइड में लंग्स के अंदर लेके जाती है। और ब्रोंकाई 3 टाइप की होती है, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई एंड ट्रेसरी ब्रोंकाई। जो ब्रोंकाई ट्रेसरी ब्रोंकाई होने के बाद में आगे जब ब्रोंकाई है वो स्मॉलर यूनिट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, उसको हम बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स है, ब्रोंक्यूल्स का एंड होता है जिसको अपन बोलते हैं एल्वोलर डक्ट।
एल्वोलर डक्ट है वो उसके साथ में कनेक्ट करेगा और एल्वोलर डक्ट आगे जाके कनेक्ट करता है एल्वोलाई को, जहाँ पर गैसेस का एक्सचेंज होता है। ब्लड है वो वहाँ से ब्लड के थ्रू और जो एल्वोलाई है उनके बीच में गैसेस का एक्सचेंज होगा। एंड लास्ट वन आता है रिस्पिरेटरी मसल्स। रिस्पिरेटरी मसल्स में आता है डायफ्राम एंड इंटरकोस्टल मसल्स। ये हैं जो एयर को इनहेल और एक्सहेल के अंदर हेल्प करते हैं लंग्स के अंदर। ऑर्गन ऑफ द रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जिसमें फर्स्ट वन आता है नोज, देन नेजल कैविटी, नोज, नेजल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्सरी ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वोलाई। स्टार्ट होता है नोज से। नोज के अंदर की साइड में जो कैविटी है एक, उसको अपन बोलते हैं नेजल कैविटी। नेजल कैविटी आगे की साइड में पोस्टीरियर एस्पेक्ट में पीछे की साइड में कंटिन्यू कर रही है फेरिंग्स को। फेरिंग्स के 3 पार्ट होते हैं जो हम आगे देखेंगे, जिसमें 3 पार्ट्स है। जो नोज के साथ में कनेक्ट रहता है उसको अपन बोलते हैं नेसोफेरिंग्स, और जो ओरल कैविटी के साथ में कनेक्ट रहता है उसको अपन बोलते हैं ओरोफेरिंग्स। और जो लास्ट वन पार्ट आता है जो नीचे की साइड में इंफीरियर के लिए ये लैरिंग्स के साथ में कनेक्ट रहता है उसको अपन बोलते हैं लैरिंजोफेरिंग्स। देन उसके बाद में आता है लैरिंग्स। ये आते हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ऑर्गन। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में 3 ऑर्गन्स होते हैं, नोज और नेजल कैविटी, फेरिंग्स एंड लैरिंग्स। देन उसके बाद में हम देखते हैं लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट स्टार्ट होता है लैरिंग्स से। लैरिंग्स के एंड पार्ट से ट्रेकिया, ब्रोंकाई होती है। ब्रोंकाई 3 टाइप की होती है, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई एंड टर्सरी ब्रोंकाई। और टर्सरी ब्रोंकाई आगे जाके स्मॉलर यूनिट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है जिसको अपन बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स आगे जाके एक जो जिसको अपन बोलते हैं रिस्पिरेटरी यूनिट या फिर एल्वोलाई, वहाँ पर गैसेस का एक्सचेंज होता है। ये है लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट के ऑर्गन। मेन ऑर्गन के बाद में आता है एसोसिएटेड ऑर्गन या फिर सपोर्टिव ऑर्गन। और सपोर्टिव ऑर्गन्स के अंदर आता है मसल्स ऑफ द ब्रीथिंग। ब्रीथिंग के अंदर कौन कौन सी मसल्स हैं उनका इन्वॉल्वमेंट है, जिसमें 2 टाइप की मसल्स हैं। फर्स्ट वन है डायफ्राम एंड सेकेंड वन आता है इंटरकोस्टल मसल्स। डायफ्राम एक मस्कुलर डोम शेप स्ट्रक्चर होती है जो थोरेसिक कैविटी के प्रेशर को मेंटेन करती है, या फिर हम बोल सकते हैं इसके अपसाइड मूवमेंट एंड डाउनसाइड मूवमेंट की वजह से थोरेसिक कैविटी है उसका प्रेशर इंक्रीज और डिक्रीज होता है, और उसके अकॉर्डिंग ही इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन होता है। सेकेंड वन आता है इंटरकोस्टल मसल्स। इंटरकोस्टल मसल्स यहाँ पे 2 टाइप की होती हैं, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। सॉरी, ये जो मसल्स हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, ये दोनों ही रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्ट करती रहती हैं। इसके अकॉर्डिंग ही इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन प्रोसेस होगा जो हम आगे देखते हैं। मसल्स ऑफ ब्रीथिंग के अंदर इनका काम क्या होता है? एक्सपेंशन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द चेस्ट कैविटी ड्यूरिंग द ब्रीथिंग प्रोसेस। ब्रीथिंग प्रोसेस के टाइम पर ये एक्सपेंशन एंड रिलैक्सेशन को करता है चेस्ट कैविटी को, जो एक मस्कुलर एक्टिविटी होती है। और मस्कुलर एक्टिविटी के अंदर मसल्स इन्वॉल्व है यहाँ पर वॉलेंट्री मसल्स एंड इनवॉलेंट्री मसल्स, जो वॉलेंट्री एक्टिविटी और इनवॉलेंट्री एक्टिविटी को कोज करती हैं। अब यहाँ पर ये जो मसल्स हैं 2 टाइप की मसल्स हैं। नॉर्मल ब्रीथिंग के अंदर जो मसल्स हैं वो 2 टाइप की हैं, डायफ्राम एंड इंटरकोस्टल मसल्स। इंटरकोस्टल मसल्स हैं ये जो अपनी रिब होती हैं, 12 पेयर रिब्स होती हैं, उनके बीच के इन बिटवीन प्रेजेंट रहती हैं, उसको अपन बोलते हैं इंटरकोस्टल मसल्स। अब 12 पेयर रिब है तो उनके बीच में जो स्पेस है वो 11 स्पेस होता है, 11 नंबर होता है। तो वहाँ पर 11 पेयर ऑफ द इंटरकोस्टल मसल्स प्रेजेंट होते हैं जो ऑक्यूपाई होते हैं इन बिटवीन द स्पेस ऑफ द रिब केज। Intercostal muscles, there are 11 pair of the intercostal muscles that occupy the space between the 12 pair of the ribs. They are arranged in दो तरह से ये अरेंजमेंट होता है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स एंड द इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। रेस्पिरेटरी सिस्टम को फंक्शनली हम 2 जोन्स के अंदर डिवाइड किया है, जिसमें फर्स्ट वन आता है द कंडक्टिंग जोन एंड सेकेंड वन आता है रेस्पिरेटरी जोन। कंडक्टिंग जोन क्या होता है? इसके अंदर जो ऑर्गन्स है वो एक साथ में कनेक्ट रहते हैं कंटिन्यूसली, एक्सटर्नली और इंटरनली, और अंदर जाके वहाँ पे एक कंप्लीटली जो पेसेज को फॉर्म कर रहे हैं, जो पेसेज फॉर्म कर रहे हैं जिसको अपन बोलते हैं एयर पेसेज, जिसकी वजह से जो इनहेलेशन हम लेंगे वो लास्ट तक जो रेस्पिरेटरी जोन है वहाँ तक पहुँच जाए। एंड सेकेंड वन आता है रेस्पिरेटरी जोन। अब कंडक्टिंग जोन के अंदर क्या है? कंडक्टिंग जोन के अंदर जो ऑर्गन्स होते हैं एक साथ में होते हैं, कंबाइंड फॉर्म के अंदर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को फॉर्म कर लेते हैं, या फिर कैविटी होती है वो आपस में कनेक्ट रहती है और एयर को अंदर की साइड में फॉरवर्ड करती रहती हैं, या फिर उसके लिए एक पैसेज करती हैं, जिसमें आता है
नोज, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स। और जो ब्रोंक्यूल्स आगे जाके टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और इन सब के अंदर म्यूकोसल लेयर होती है और इन सब का काम होता है, स्पेशली टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स का काम होता है जो एयर हमने इनहेल की है उसको फिल्टर करना, वार्म करना एंड मोशन करना, जो अंदर जाके लंग्स के अंदर कंडक्शन को अफेक्ट कर रहा है कर सकता है। जैसे कंडक्टिंग जोन के अंदर आता है नोज के बाद में अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कंप्लीटली, जो रेस्पिरेटरी जोन है वहां उससे पहले का। एंड सेकेंड जोन आता है रेस्पिरेटरी जोन, जिसके अंदर गैसेस का एक्सचेंज होता है। अब रेस्पिरेटरी जोन के अंदर भी अलग अलग होते हैं, जैसे रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स है उसको अपन बोलते हैं रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स। एल्वोलर डक्ट, एल्वोलर डक्ट एक डक्ट लाइक स्ट्रक्चर है, उसके जस्ट आगे कनेक्ट रहती है एल्वोलाई। और लास्ट में आती है एल्वोलाई, एल्वोलाई जहाँ पर गैसेस का एक्सचेंज होता है। और ये एल्वोलाई होती है, इसके सराउंडिंग के अंदर ए वेस्ट नेटवर्क ऑफ द कैपिलरीज होती हैं। और जो ये वेस्ट नेटवर्क ऑफ कैपिलरी फॉर्म होती हैं, जो अपनी हार्ट की राइट साइड से पल्मोनरी आर्टरी ब्लड लेके आ रही है, वो अंदर लंग्स के अंदर आके आर्ट्रियोल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। फिर उसके बाद में कैपिलरीज से वो एक वेस्ट नेटवर्क को फॉर्म कर लेंगी, जिसकी वजह से गैसेस का एक्सचेंज प्रॉपरली हो। Then the respiratory zone consists of a tissue within the lungs where gases exchange occur। जहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज हो रहे हैं उस जोन को अपन बोलते हैं रेस्पिरेटरी जोन। अब रेस्पिरेटरी जोन के अंदर क्या क्या इंक्लूड है? द रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, जिसको अपन बोलते हैं टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, एल्वुलर डक्ट, एल्वुलर सैक एंड एल्वुलाई। There are the main site of the gases exchange between the air and the blood। ये मेन साइट है एल्वोलाई, जहाँ पर गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है बिटवीन द ब्लड एंड द एल्वोलाई। जब एल्वोलाई के अंदर जो गैसेस आ रही है, जो हम इनहेलेशन के थ्रू वहाँ पर आ रही है, और वहीं पे उसके चारों तरफ एक वेस्ट नेटवर्क फॉर्म हो रहा है ब्लड वेसल्स का, जो पल्मोनरी आर्टरी लेके आती है राइट साइड के हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और वो यहाँ पे आके कैपिलरी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, तो वहाँ पे एक नेटवर्क फॉर्म कर लेगी इसके सराउंडिंग में, एल्वोलाई के सराउंडिंग में। यहाँ पर गैसेस का एक्सचेंज होगा। और जो गैसेस का एक्सचेंज होता है वो होता है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन के अंदर। तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज़्यादा था, तो वो वहाँ से एल्वोलाई के अंदर डिफ्यूज हो जाएगा। और जो एल्वोलाई ने जो इनहेल किया है, वो जो इनहेल एयर है उसके अंदर ऑक्सीजन का लेवल ज़्यादा है, तो वहाँ से वो ब्लड के अंदर डिफ्यूज हो जाएगा। और ब्लड के अंदर डिफ्यूज होने के बाद में जो कैपिलरी है आगे जाके पल्मोनरी वेन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, और ईच लंग से 2 पल्मोनरी वेन निकलते हुए वो लेफ्ट साइड के हार्ट के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाएंगे। देन अब हम देखेंगे कि जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं, जिसको हमने 2 पार्ट में डिवाइडेड किया था, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ऑर्गन एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ऑर्गन। तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ऑर्गन को हम देखेंगे। अब अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ऑर्गन कहाँ से स्टार्ट होता है? नोज से, नेसल कैविटी से होते हुए। तो पहले अब हम पढ़ेंगे नेसल कैविटी। The nasal cavity is a space inside the nose that allow air to pass through it. It is the first part of the respiratory tract। जो नोज है ये फर्स्ट पार्ट है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का, और ये नेसल कैविटी क्या करती है? जो हम इनहेल कर रहे हैं एयर है उसको अलाउ कर रही है अंदर की साइड में जाने के लिए। जो कैविटी है उसको अपन बोलते हैं नेसल कैविटी। The nasal cavity is separated from the oral cavity by the palate। जो nasal cavity है ये oral cavity से सेपरेट होती है 2 पैलेट के थ्रू। अब ये 2 पैलेट है, जो एंटीरियर पैलेट है उसको अपन तो बोलते हैं हार्ड पैलेट, और जो एंटीरियर पैलेट है ये है हार्ड पैलेट, और जो पोस्टीरियर पैलेट है ये है सॉफ्ट पैलेट। जो हार्ड पैलेट है एंटीरियर पैलेट, ये एंटीरियर पैलेट बोन से फॉर्म्ड होती है, बोनी पार्ट होता है, और वहीं पे जो पोस्टीरियर पैलेट होती है ये मस्कुलर पार्ट होता है, सॉफ्ट पार्ट होता है वो। देन इसके साथ साथ में यहाँ पर इसके अंदर ओल्फैक्टरी रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं म्यूकोजा के अंदर, और इनका काम होता है टेस्ट बर्ड्स को इन्फॉर्मेशंस को ब्रेन तक लेके जाना। क्योंकि जो ओल्फैक्टरी नर्व है एक सेंसरी नर्व है, जो इन्फॉर्मेशंस है रिलेटेड टू सेंसेशन की इन्फॉर्मेशन है, या फिर जो स्टिमुलाई है रिलेटेड टू द टेस्ट बर्ड, इसकी इन्फॉर्मेशन लेके जाते हैं ब्रेन के अंदर। अब हम देखेंगे कि नोज और नेसल कैविटी है, इसकी लाइनिंग कौन सी टिश्यू से फॉर्म्ड होती है, और इसकी स्ट्रक्चर कौन कौन सी
टिश्यू या फिर बोन टिश्यू है, कौन कौन सी फेशियल बोन है, उनसे ये फॉर्म होती है। जैसे नेजल कैविटी है वो दो इरेगुलर कैविटीज के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, फिर डिवाइड हो जाती है बाय द सेप्टम। जो सेप्टम है वो उसको अपन बोलते हैं जो है सेप्टम है वो है नेजल सेप्टम। और ये जो नेजल सेप्टम है एंटीरियर एस्पेक्ट में ये कार्टिलेज से फॉर्म्ड होता है और जो पोस्टीरियर एस्पेक्ट है इसके अंदर ये दो अलग अलग पार्ट से फॉर्म होता है, जिसमें फर्स्ट वन तो आता है परपेंडिकुलर पैलेट एंड सेकेंड आता है इथिमोइड बोन एंड दी वूमर बोन। इथिमोइड बोन एंड दी वूमर बोन पोस्टीरियर एस्पेक्ट में। और जो एंटीरियर एस्पेक्ट है वो सेप्टल कार्टिलेज से फॉर्म्ड होता है। एंटीरियर एस्पेक्ट हमेशा कार्टिलेज से फॉर्म्ड होगा और जो पोस्टीरियर है वो बोन से फॉर्म होता है। फर्स्ट वन आती है परपेंडिकुलर पैलेट ऑफ द इथिमोइड एंड सेकेंड वन आता है वूमर बोन से। Nasal cavity consists of the two large irregular cavity divided into two equal passages by the septum. Septum के थ्रू ये दो अलग अलग पेसेज के अंदर कन्वर्ट हो जाती है और उनको अपन बोलते हैं नोस्ट्रिल। जो नोस्ट्रिल के बीच में जो सेप्टम होता है वो सेप्टम कार्टिलेज से फॉर्म्ड होता है एंटीरियर एस्पेक्ट में, और पोस्टीरियर एस्पेक्ट के अंदर ये परपेंडिकुलर पैलेट ऑफ द इथिमोइड बोन से एंड वूमर बोन से फॉर्म्ड होता है। The posterior bony part of the septum is formed by the perpendicular palate and the ethmoid bone and the femur bone. And anteriorly with the hyaline cartilage, जो anteriorly है ये hyaline cartilage से formed होता है। नेसल कैविटी का हमने एंटीरियर एस्पेक्ट एंड पोस्टीरियर एस्पेक्ट तो देख लिया, लेकिन अब हम देखते हैं कि रूफ किस किस से फॉर्म होती है। और जो रूफ फॉर्म होती है वो होता है सेरिब्रिफॉर्म पैलेट से होती है। और सेरिब्रिफॉर्म पैलेट क्या होती है, एक पैलेट होती है, थिन पैलेट होती है बोनी स्ट्रक्चर की, जो बेस ऑफ द स्कल को फॉर्म कर रही है, बेस ऑफ द स्कल को फॉर्म कर रही है और ये रूफ ऑफ द नेसल कैविटी को फॉर्म कर रही है। बेस ऑफ द स्कल बोन, बेस ऑफ द स्कल बोन को फॉर्म कर रही है, इसके साथ साथ में रूफ ऑफ द नेजल बोन, रूफ ऑफ द नेजल बोन को फॉर्म कर रही है। और यहीं पे प्रेजेंट होती है ओल्फैक्टरी फोरामिना। फोरामिना का मीन्स होता है ओपनिंग, जहां से नर्व्स और ब्लड वेसल्स एंट्री करते हैं। तो यहाँ पर ही प्रेजेंट होती है ओल्फैक्टरी फोरामिना, जो यहाँ से रिलेटेड जो भी इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, यानी टेस्ट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है उसको ब्रेन तक लेके जाते हैं। तो जो सेरिब्री प्लेट है एक थिन बोनी स्ट्रक्चर होती है जो बेस ऑफ द स्कल के अंदर प्रेजेंट होती है, और बेस ऑफ द स्कल है ये फॉर्म कर रहा है रूफ ऑफ द नेसल कैविटी। The roof is formed by the roof of the mouth and the palate. इसके साथ the floor is formed by the roof of the mouth and the palate. अब जो फ्लोर है नेसल कैविटी का फ्लोर है ये किससे फॉर्म हो रहा है, रूफ ऑफ द माउथ कैविटी, या फिर अपन इसको बोल सकते हैं रूफ ऑफ द ओरल कैविटी। जो ओरल कैविटी का रूफ है उससे नेजल कैविटी का फ्लोर फॉर्म हो रहा है। अब यहाँ पर भी दो टाइप की पैलेट होती हैं, हार्ड पैलेट एंड दी सॉफ्ट पैलेट। हार्ड पैलेट होता है वो एंटीरियरली होता है एंड सॉफ्ट पैलेट होता है वो पोस्टीरियरली होता है। हार्ड पैलेट के को फॉर्म करने वाली बोन्स होती हैं मैक्सिलरी बोन एंड दी पैलेटाइन बोन। maxillary bone and the palatine bones होती है। दिस वन maxillary bone and the palatine bone। जो पिंक कलर की है ये maxillary bones है, जो नेजल जो बाहर की साइड में भी हमारे नोज के जस्ट एक्सटर्नल में भी जो नीचे वाला पार्ट है वहां पर होती है, और जो पर्पल कलर की दिखाई दे रही है वो होती है पैलेटाइन बोन। तो जो हार्ड पैलेट है वो फॉर्म होती है मैक्सिलरी से एंड पैलेटाइन बोन से। वहीं पे जो सॉफ्ट पैलेट फॉर्म होती है वो होती है एक मसल्स, इनवॉलंटरी मसल्स होती हैं उनसे वो फॉर्म होती है। देन द मीडियल वॉल सेप्टम होता है, मीडियल वॉल सेप्टम है जो हमने पढ़ा है हाइलिन कार्टिलेज से फॉर्म्ड होता है एंटीरियरली, और पोस्टीरियरली फॉर्म्ड होता है परपेंडिकुलर पैलेट ऑफ द इथिमोइड बोन एंड द स्फेनोइड बोन एंड द वूमर बोन से फॉर्म होता है। देन लेटरल एस्पेक्ट के अंदर मैक्सिला, इथिमोइड बोन एंड द इंफीरियर नेजल कॉन से फॉर्म होती है, ये होता है लेटरल एस्पेक्ट के अंदर। और पोस्टीरियरली यानी पीछे की साइड में आगे जाके कनेक्ट करती है फेरिंग्स के साथ में, यानी जो फेरिंग्स है उसके फर्स्ट पार्ट के साथ में कनेक्ट करती है और उसको अपने बोलते हैं नेसोफेरिंग्स। और अब हम देखते हैं लाइनिंग ऑफ द नेसल कैविटी। लाइनिंग ऑफ द नेसल कैविटी मतलब इनर मोस्ट लेयर है नेसल कैविटी, वो कौन सी टिश्यू से फॉर्म्ड होती है। जो इनर मोस्ट है नेसल कैविटी की वो
एक वस्कुलर एरिया है, हाईली वस्कुलर एरिया है, मतलब वहाँ पर एक टाइनी ब्लड वेसल्स का नेटवर्क फॉर्म होता है। स्मॉलर टाइनी यानी स्मॉलर ब्लड वेसल्स का, बहुत छोटी छोटी ब्लड वेसल्स हैं, उनका एक अंदर से नेटवर्क होता है, उसको अपन बोलते हैं हाईली वस्कुलर एरिया। और हाईली वस्कुलर एरिया होने के साथ साथ में वहाँ पे सीलिएटेड कोलुमनार एपिथेलियल टिश्यू से फॉर्म्ड होती हैं। सीलिएटेड कोलुमनार एपिथेलियल टिश्यू से ये फॉर्म्ड है। और सीलिया मतलब वहाँ पे सीलिया प्रेजेंट होती हैं। सीलिया होता है हेयर फॉलिकल्स। और इनका काम होता है कोई भी किसी भी तरह का डस्ट पार्टिकल है वो एयर के साथ में अगर अंदर इनहेल हो, जो ही हम इनहेलेशन कर रहे हैं तो जो स्मॉलर पार्टिकल्स होते हैं उनको वो वहीं पे रोक लेता है, एक बैरियर का फंक्शन करता है, उसको एल्वोलाई तक नहीं पहुंचने देता। क्योंकि सीलिया की कमी की वजह से या फिर सीलिया की अब्सेंस की वजह से वही जो स्मॉलर पार्ट है वो लंग्स में एल्वोलाई को जाके डैमेज कर सकते हैं। तो इन सीलिया का काम है यहाँ पे एक बैरियर को फंक्शन करना या फिर बैरियर को कोच करना। लेकिन इसके साथ साथ में यहाँ पर म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, सीलेटेड म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, और वो कंटिन्यूअसली म्यूकस का सीक्रेट करती रहती है। और म्यूकस का काम होता है जो भी पार्टिकल्स, स्मॉलर पार्टिकल्स जो भी अंदर जा रहे हैं उसको प्लगिंग करना, अनप्लग कर लेगा, जिसकी वजह से उसको एल्वोलाई तक पहुंचने में उसके एक बैरियर का कोज करेगा या फिर ऑब्स्ट्रक्शन कर देगा। और जो म्यूकस को सीक्रेट करने वाली सेल है उसको अपन बोलते हैं गॉबलेट सेल्स। देन सेकेंड वन आता है पैरानेजल साइनस। पैरानेजल साइनस क्या होते हैं? एक यानी बोन्स के अंदर छोटी छोटी पोर लाइक स्ट्रक्चर होती है, छोटी छोटी केविटीज होती हैं, एयर केविटीज होती हैं या फिर हम बोल सकते हैं उन केविटीज के अंदर एयर होती है जो वहाँ पे इक्विलिब्रियम को मेंटेन करके रखती हैं, प्रेशर को मेंटेन करके रखती हैं, उसको अपन बोलते हैं पैरानेजल साइनस। Paranasal sinus are cavities in the bones of the face and cranium containing air. जो फेस और क्रेनियम बोन है उनके अंदर पोर लाइक एयर केविटीज होते हैं, जहाँ पर उन केविटीज के अंदर एयर फील्ड होती है, उसको अपन बोलते हैं एयर केविटीज। Their tiny opening between the paranasal sinus and the nasal cavities lined with the mucous membrane. ये जो paranasal sinus है या फिर nasal cavities है, इनकी लाइनिंग होती है म्यूकस मेम्ब्रेन से। नेजल कैविटी को फॉर्म करने वाली 4 बोन, जिसमें फ्रंटल बोन, स्फेनोइड बोन, इथिमोइड बोन एंड मैक्सिलरी बोन, इन चारों ही बोन्स के अंदर एयर कैविटीज या फिर हम बोल सकते हैं साइनस प्रेजेंट होते हैं। जैसे फ्रंटल एंड स्फेनोइड साइनस होते हैं वो रूफ के अंदर प्रेजेंट होते हैं। फ्रंटल एंड स्फेनोइड है, ये जो नेजल कैविटी है उसको रूफ के अंदर प्रेजेंट होती है, मतलब अपर पार्ट के अंदर प्रेजेंट होती है नेजल कैविटी के अंदर। वहीं पे जो इथिमोइड होता है वो अपर पार्ट के अंदर प्रेजेंट होगा। इथिमोइड है वो अपर पार्ट के अंदर प्रेजेंट रहेगा नेजल कैविटी के अंदर, या फिर हम इसको बोल सकते हैं मिडिल पार्ट के अंदर प्रेजेंट रहेगा। और जो मैक्सिलरी साइनस है वो लेटरल एस्पेक्ट के अंदर, मैक्सिलरी साइनस है वो लेटरल एस्पेक्ट के अंदर प्रेजेंट रहेगा। तो नेजल कैविटी के अंदर 4 टाइप के साइनस होते हैं, फ्रंटल साइनस, स्फेनोइड साइनस, इथिमोइड साइनस एंड मैक्सिलरी साइनस। जो फ्रंटल साइनस और स्फेनोइड साइनस होते हैं ये तो रूफ ऑफ द नोज के अंदर प्रेजेंट होते हैं, रूफ ऑफ द नोज के अंदर प्रेजेंट रहेंगे फ्रंटल साइनस एंड द स्फेनोइड साइनस। वहीं पे जो इथिमोइड साइनस होता है वो मिडिल पार्ट के अंदर, अपर पार्ट के अंदर प्रेजेंट रहेगा। और वो जो मैक्सिलरी साइनस होता है वो लेटरल एस्पेक्ट के अंदर, दोनों साइड के अंदर जो मैक्सिलरी बोन है वहां पर प्रेजेंट रहेंगे मैक्सिलरी साइनस। देन हम देखते हैं फंक्शंस ऑफ द नोज। नोज के क्या क्या फंक्शंस होते हैं? जैसे फर्स्ट फंक्शन आता है वार्मिंग, मॉइस्चरिंग एंड फिल्टरिंग द इनकमिंग एयर। जो भी हमने इनहेल कर रहे हैं एयर, जिस एयर को हम इनहेल कर रहे हैं उसको वार्म करेगा, क्योंकि जो कोल्ड एयर है अपनी म्यूकोजल लेयर को इरिटेट कर सकता है। सेम कंडीशंस में जो ड्राइनेस है उसको प्रिवेंट करने के लिए उसको मॉइस्चरिंग करेगा एंड फिल्टरिंग करेगा। फिल्टरिंग का मतलब जो सीलिया प्रेजेंट होते हैं वो जो माइक्रो या फिर जो कुछ माइक्रो कंपोनेंट्स होते हैं, स्मॉलर पार्टिकल्स होते हैं, उसको अंदर जाने से प्रिवेंट करते हैं, वहीं पे उसको प्लगिंग कर देंगे या फिर बैरियर कर देंगे, जिसको अपन बोलते हैं फिल्टरिंग। नेक्स्ट वन आता है डिटेक्टिंग ओल्फैक्टरी स्टिमुलाई, क्योंकि हमने पढ़ा था ओल्फैक्टरी फोरामिना प्रेजेंट होता है, ओल्फैक्टरी स्टिमुलाई वहाँ पे ओल्फैक्टरी नर्व एंडिंग प्रेजेंट होते हैं, जो स्टिमुलाई को, सेंसरी स्टिमुलाई को रिलेटेड टू द टेस्ट बर्ड्स है उसको परसीव करेंगे एंड ब्रेन के पास में लेके जाते हैं। नेक्स्ट वन आता है मॉडिफाइंग स्पीच वाइब्रेशन। जो स्पीच वाइब्रेशन है उसको मॉडिफाई करता है, जिसकी वजह से एक रिजोनेटिंग वेव के अंदर जो साउंड है वो प्रॉपरली प्रोड्यूस हो जाएगी। रिजोनेंस रेफर्स टू प्रोलॉन्गिंग
एम्पलीफाइंग एंड मॉडिफाइंग ए साउंड बाय द वाइब्रेशन। वाइब्रेशन के थ्रू उसको जो रिजोनेंस है वो प्रोलोंग कर देते हैं, एम्पलीफाई कर देता है एंड मॉडिफाई कर देता है, जिसकी वजह से जो साउंड है वो एक इफेक्टिव एंड क्लियर साउंड है वो प्रेजेंट होती है। देन नेजल कैविटी के बाद में हम देखते हैं फेरिंग्स। फेरिंग्स एक मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जो नोज, माउथ एंड थ्रोट को आपस में कम्युनिकेट करती है। नोज, माउथ एंड थ्रोट को आपस में कम्युनिकेट करती है। इसके साथ साथ में लैरिंग्स एंड एसोफेगस को भी ये कम्युनिकेट कर रही है। एक स्ट्रक्चर होती है, मस्कुलर ऑर्गन की स्ट्रक्चर होती है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। अब ये स्टार्ट कहाँ से होती है? बेस ऑफ द स्कल से, जहाँ पे हमने पढ़ा था स्फेनोइड बोन होती है बेस ऑफ द स्कल से, वहां से स्टार्ट होगी और उसके बाद में ये 6 सर्वाइकल वर्टिब्रा तक जो सर्वाइकल वर्टिब्रा है वहां तक 6 सर्वाइकल वर्टिब्रा तक एक्सटेंड करती है। देन उसके बाद में इट लाइज बिहाइंड द नोज, माउथ एंड द लैरिंग्स। नोज, माउथ और लैरिंग्स के पीछे की साइड से होते हुए जाते हैं, आगे साथ में कम्युनिकेट करती है लैरिंग्स को। The pharynx is a muscular tube in the neck that connects the nose, mouth and throat to the larynx and the esophagus. It is also known as the throat. Pharynx को हम throat भी बोल सकते हैं। Pharynx is a hollow tube-like structure. एक होलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसकी लेंथ होती है, या इसको अपन बोल सकते हैं इसका एक्सटेंड होती है लगभग 12 to 14 सेंटीमीटर या फिर 13 सेंटीमीटर भी हम मान सकते हैं इसको। कहाँ से स्टार्ट होती है? फ्रॉम द बेस ऑफ द स्कल टू द लेवल ऑफ द 6 सर्वाइकल वर्टिब्रा। बेस ऑफ द स्कल जो हमने पढ़ा था स्फेनोइड बोन से, वहां से स्टार्ट होते हुए जो 6 सर्वाइकल वर्टिब्रा है वहां तक ये एक्सटेंड करती है। इट लाइज बिहाइंड द नोज, माउथ एंड द लैरिंग्स। नोज, माउथ और लैरिंग्स के पीछे की साइड से ये कंटिन्यू कर रही है। अब देखेंगे कि हम जो पार्ट्स ऑफ द फेरिंग्स, फेरिंग्स के कितने पार्ट्स हैं? फेरिंग्स के 3 पार्ट्स होते हैं, नासोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड लैरिंजोफेरिंग्स। नासोफेरिंग्स जो नेजल कैविटी के साथ में कनेक्ट करता है, ओरोफेरिंग्स जो ओरल कैविटी के साथ में कनेक्ट करता है एंड लैरिंजोफेरिंग्स जो लास्ट पार्ट होता है फेरिंग्स को, जो आगे जाके कम्युनिकेट कर रहा है लैरिंग्स के। जो लोअर पार्ट में तो लैरिंग्स के साथ में कम्युनिकेट कर रहा है एंड अपर पार्ट में ये ओरोफेरिंग्स के साथ में कम्युनिकेट कर रहा है। इस स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं लैरिंजोफेरिंग्स। पार्ट्स ऑफ दी फेरिंग्स के अंदर फर्स्ट वाला पार्ट आता है नेसोफेरिंग्स। नेसोफेरिंग्स लाइज बिहाइंड द नोज अबव द लेवल ऑफ द सॉफ्ट पैलेट ऑन इट्स लैटरल वॉल are the two opening of the auditory tubes, one leading through each middle ear. Nasopharynx line behind the nose above the level of the soft palate. जो soft palate है इसके ऊपर से nasopharynx स्टार्ट होता है एंड द लेटरल एस्पेक्ट के अंदर दोनों साइड के अंदर, यहाँ पर दोनों साइड के अंदर 2 ऑडियोटरी ट्यूब आती हैं, उसको अपन बोलते हैं यूस्टेचियन ट्यूब। और ये जो यूस्टेचियन ट्यूब है जो ईयर है उसके अंदर मिडिल एस्पेक्ट के साथ में कंटिन्यू करते हैं, या फिर जो मिडिल ईयर है उसके साथ में कंटिन्यू कर रही हैं या फिर कनेक्ट कर रही हैं, उसको अपन बोलते हैं यूस्टेचियन ट्यूब या फिर ऑडिटरी ट्यूब। ऑन द पोस्टीरियर वॉल देयर आर द फेरेंजियल टॉन्सिल। जो पोस्टीरियर वॉल है वहां पर फेरेंजियल टॉन्सिल प्रेजेंट होते हैं। जो फेरिंग्स है उसके पोस्टीरियर वॉल के अंदर फेरेंजियल टॉन्सिल प्रेजेंट होते हैं और फेरेंजियल टॉन्सिल को अपन एडिनोइड्स बोलते हैं। ये लिम्फोइड टिश्यू होते हैं और इनका काम होता है फाइट अगेंस्ट द इन्फेक्शन। जो भी इन्फेक्शन है उसके अगेंस्ट ये फाइट करते हैं और ये इनका काम होता है फैगोसाइटोसिस प्रोसेस। जो भी किसी भी वजह से अपने हम इनहेल कर रहे हैं तो कोई भी माइक्रोब्स हैं अंदर एंटर कर रहे हैं या फिर किसी भी तरह की हाइपर सेंसिटिविटी अफेक्ट हो रही है फेरिंग्स को, तो सबसे पहले जो फेरेंजियल टॉन्सिल है वो यहाँ पर फैगोसाइटोसिस प्रोसेस करेंगे या फिर फाइट अगेंस्ट द इन्फेक्शन। जो भी इन्फेक्शन है, जो भी एंटीजन है उसके अगेंस्ट फाइट करेंगे। ये फेरेंजियल टॉन्सिल्स होते हैं, मोर प्रोमिनेंट होते हैं चिल्ड्रन के अंदर। अप्रोक्सीमेटली 7 ईयर ऑफ द एज पर्सन है या फिर चिल्ड्रन है उनके अंदर ये ज़्यादा होती हैं। एंड सेकेंड पार्ट आता है ओरोफेरिंग्स। ओरोफेरिंग्स पार्ट है, ओरोफेरिंग्स लाइज बिहाइंड द माउथ। माउथ से स्टार्ट होता है बिहाइंड द माउथ एंड एक्सटेंडिंग फ्रॉम द बिलो ऑफ द सॉफ्ट पैलेट। एक्सटेंडिंग फ्रॉम द, जैसे ये वाली है सॉफ्ट पैलेट, आगे वाली ये वाली है हार्ड पैलेट, दिस वन हार्ड पैलेट बोनी पार्ट एंड जो आगे वाला पार्ट है ये है सॉफ्ट पैलेट। इट एक्सटेंडिंग फ्रॉम द बिलो द लेवल ऑफ द सॉफ्ट पैलेट, बिलो द लेवल ऑफ द सॉफ्ट पैलेट से यहाँ से होता है। ये जो ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है ये है ओरोफेरिंग्स, ग्रीनिश कलर है ये है ओरोफेरिंग्स, और यहाँ पर जो पिंक कलर का दिखाई दे रहा है ये है नेसोफेरिंग्स।
और इसके बाद में ये अपर पार्ट ऑफ द बॉडी से होते हुए ये जो 3rd नंबर की सर्वाइकल वर्टिब्रा है वहां तक कंटिन्यू कर रहा है। स्टार्टिंग कहाँ से होता है? जस्ट बिलो द लेवल ऑफ द सॉफ्ट पैलेट, जस्ट बिलो द लेवल ऑफ द सॉफ्ट पैलेट, और उसके बाद में ये एक्सटेंड कर रहा है डाउनवर्ड के अंदर कहाँ तक? 3rd सर्वाइकल वर्टिब्रा तक। 3rd सर्वाइकल वर्टिब्रा तक ये कंटिन्यू कर रहा है और ये ओरल कैविटी के साथ में कनेक्ट रखता है। देन the lateral wall of the pharynx blend with the soft palate of form two fold on each side। लेटरल पैलेट है जो फेरिंग्स ब्लेंड विद द सॉफ्ट पैलेट के अंदर ब्लेंड हो जाती है टू फॉर्म टू फोल्ड्स। जो टू फोल्ड्स होते हैं दोनों एक साइड में एक होता है ईच साइड में। देयर इज अ कलेक्शन ऑफ लिम्फोइड टिश्यू कॉल्ड द पैलेटाइन टॉन्सिल। दोनों साइड में दो प्रेजेंट होते हैं, दिस वन एंड दिस वन, इसको अपन बोलते हैं पैलेटाइन टिश्यू। और ये पैलेटाइन टिश्यू है ये भी लिम्फोइड टिश्यूज होते हैं और इनका काम भी होता है फाइट अगेंस्ट द इन्फेक्शन, या इन्फेक्शन के अगेंस्ट ये फेगोसाइटोसिस प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। एंड थर्ड पार्ट आता है फेरिंग्स का, उसको अपन बोलते हैं लैरिंजोफेरिंग्स। लैरिंजोफेरिंग्स है ये कंटिन्यू कर रहा है, जैसे पर्पल कलर का दिखाई दे रहा है ये है लैरिंजोफेरिंग्स, और ये कंटिन्यू कर रहा है अपर पार्ट के अंदर ओरोफेरिंग्स को और लोअर पार्ट के अंदर ट्रेकिया को। ट्रेकिया इन दोनों के बीच में एक कंटिन्यूटी बना रहा है या फिर कम्युनिकेशन फॉर्म कर रहा है लैरिंजोफेरिंग्स। लैरिंजोफेरिंग्स है ये इसोफेगस के साथ में भी, इसके पीछे की साइड में होता है इसोफेगस के साथ में भी ये कनेक्टेड रहता है। The laryngopharynx is the part of the throat that connect the pharynx to the esophagus and the larynx. It also known as the hypopharynx. इसको हम हाइपोफेरिंग्स भी बोलते हैं क्योंकि ये लोअर पार्ट ऑफ द फेरिंग्स होता है या फिर एंड पार्ट ऑफ द फेरिंग्स होता है, इसलिए अपन इसको बोलते हैं हाइपोफेरिंग्स। एंड इज अ क्रूशियल कनेक्शन पॉइंट दैट थ्रू विच फूड वाटर एंड एयर पासेस। ये एक क्रूशियल पॉइंट होती है जहाँ से फूड वाटर एंड एयर है तीनों पासेस होती हैं। जो फूड वाटर है ये तो आगे जाके इसोफेगस के अंदर चला जाएगा लैरिंजोफेरिंग्स से, और वहीं पर जो एयर है वो आगे जाके लैरिंग्स से होते हुए ट्रेकिया के अंदर चले जाएगी। Specifically, it refers to the point at which the pharynx divide anteriorly into the larynx and posteriorly into the esophagus। और यही एक पार्ट है जहाँ से एंटीरियरली तो ये लैरिंग्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी एंड पोस्टीरियरली ये इसोफेगस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। द लैरिंजोफेरिंग्स इज द लैरिंजियल पार्ट ऑफ द फेरिंग्स। लैरिंजियल पार्ट है फेरिंग्स का, extend from the oropharynx above and continue at the esophagus below from the level of the 3rd to 6th cervical vertebra। जो फेरिंग्स है इसके अंदर जो लैरिंजोफेरिंग्स पार्ट है, लैरिंजोफेरिंजियल पार्ट है, ये 3rd to 6th सर्वाइकल वर्टिब्रा तक एक्सटेंड कर रहा है, क्योंकि ये हमने पहले भी पढ़ा है जो ओरोफेरिंग्स है जो एक्सटेंड हो रहा है यहाँ पर 3rd सर्वाइकल वर्टिब्रा तक, वो 3rd सर्वाइकल वर्टिब्रा से लेते हुए 6th सर्वाइकल वर्टिब्रा तक कंटिन्यू कर रहा है लैरिंजोफेरिंग्स, या फिर जो लैरिंजियल पार्ट है फेरिंग्स का वो कंटिन्यू कर रहा है। देन हम देखते हैं वॉल ऑफ द फेरिंग्स। फेरिंग्स की कितनी लेयर्स होती हैं, कितनी वॉल्स होती हैं। जो नंबर में 3 होती हैं। जो इनर मोस्ट लाइनिंग होती है वो म्यूकसल मेम्ब्रेन होती है, म्यूकस से फॉर्म्ड होती है, और जो सेकेंड वन लेयर आती है उसके जस्ट अपर वाली लेयर होती है उसको अपन बोलते हैं सबम्यूकोजल लेयर, एंड जो थर्ड वन आती है वो आती है मसल्स लेयर। अब जो म्यूकोजल लेयर है, म्यूकोजल लाइनिंग है, ये नेसोफेरिंग्स के अंदर तो जो नोज के अंदर जो कनेक्ट रहता है, नोज की जो लाइनिंग होती है सीलिएटेड कोलुमनार एपिथेलियम या फिर सीलिएटेड म्यूकस मेम्ब्रेन जो गोबलेट सेल को फॉर्म कर रही है उसके साथ में कंटिन्यू करेगा। जो नेसोफेरिंग्स के अंदर तो सीलिएटेड कोलुमनार एपिथेलियम से फॉर्म्ड होता है, वहीं पे ओरोफेरिंग्स एंड लैरिंजोफेरिंग्स जो कंटिन्यू करते हैं माउथ एंड इसोफेगस को वो फॉर्म होते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम से। लाइनिंग ऑफ द फेरिंग्स, लाइनिंग ऑफ द फेरिंग्स के अंदर जो नेसोफेरिंग्स है वो फॉर्म होती है सीलेटेड कोलुमनर एपिथेलियम से, और वहीं पे ओरोफेरिंग्स एंड लैरिंजोफेरिंग्स है वो फॉर्म होती है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम से, जो कंटिन्यू कनेक्ट करती हैं माउथ एंड इसोफेगस को। और वहीं पे जो नेसोफेरिंग्स है वो कनेक्ट कर रही है नोज एंड नेजल कैविटी को। ये है इनर मोस्ट लेयर या फिर लाइनिंग लेयर। देन सेकेंड इनर मोस्ट लेयर आती है वो है सबम्यूकोजल लेयर।
सब म्यूकोजल लेयर है वो भी एपिथेलियल टिश्यू से फॉर्म्ड होती है, लेकिन इसके अंदर म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू फॉर्म होते हैं जिसको अपन बोलते हैं सब म्यूकोजा। म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू फॉर्म होते हैं, इसको अपन बोलते हैं सब म्यूकोजा लेयर। और सब म्यूकोजा लेयर का काम क्या होता है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट द इन्फेक्शन, इन्फेक्शन के अगेंस्ट प्रोटेक्शन करना। जैसे टॉन्सिल्स हैं, टॉन्सिल्स आर मासेस ऑफ द म्यूकोजा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। टॉन्सिल्स क्या होते हैं? एक मासेस होता है, किससे रिलेटेड? म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू होते हैं और इनका काम होता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट द इन्फेक्शन। एंड थर्ड वन लेयर आती है स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स है वो क्या करती हैं? स्मूथली मूवमेंट करती है, जिसकी वजह से एयर वाटर एंड फूड कंपोनेंट है स्मूथली अंदर की साइड में चले जाएं। अब इसकी वजह से क्या होता है? स्मूथ मसल्स की वजह से जो लैरिंजियल मसल्स है वो कंटिन्यूअसली परमानेंटली फेरिंग्स को ओपन करते हैं, जिसकी वजह से जो ब्रीथिंग है वो इंटरफेयर ना हो या फिर ब्रीथिंग अफेक्ट ना हो। लेकिन कई ऐसी कंडीशन है उसके अंदर जो स्मूथ मसल्स है या फिर जो फेरिंग्स है वो पार्शियली ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, और पार्शियली ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा जिसके अंदर स्पेसिफिकली आता है सेडेटिव सेडेटिव ड्रग्स होती हैं या फिर एनेस्थेटिक ड्रग्स है, अल्कोहल इफेक्ट है, पर्सन है उसने अल्कोहल कंज्यूम ज़्यादा कर रखा है और उसकी वजह से अल्कोहल इफेक्ट अफेक्ट कर रहा है, या फिर जो हैप्टिक शेड्यूल की वजह से पर्सन है वो ज़्यादा टायर्ड हो गया है और वो स्लीप गहरी नींद के अंदर है, तो भी यहाँ पर पार्शियली जो फेरिंग्स है वो क्लोज हो जाता है, जिसकी वजह से जो ब्रीथिंग है वो अफेक्ट हो जाएगी और इस कंडीशन में पर्सन है वो कम्प्लीटली नहीं सो पाता है। जैसे ड्यूरिंग दी स्लीप कंडीशन में अगर पर्सन गहरी नींद में सो भी रहा है तो भी जो ही ब्रीथिंग अफेक्ट होगी पर्सन है सडनली वैकअप हो जाएगा और उसके बाद में वो वापस हो जाएगा, लेकिन एक बार इंटरफेरेंस की ये रेस्पिरेशंस को इंटरफेयर कर सकता है। एंड देन हम देखते हैं ब्लड सप्लाई एंड नर्व सप्लाई टू दी फेरिंग्स। फेरिंग्स को ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई किसके थ्रू होता है? तो जो फेरिंग्स को ब्लड सप्लाई हो रहा है वो फेशियल आर्टरी से होता है। फेशियल आर्टरी विच इज द ब्रांच ऑफ द एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। जो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी है, कॉमन कैरोटिड आर्टरी है, वो आगे जाके दो पार्ट्स में डिवाइडेड हो जाती है, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी एंड द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। जो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी है उसकी ब्रांच है फेशियल आर्टरी जो फेरिंग्स को सप्लाई कर रही है। वहीं पे वीनस रिटर्न इसको ब्लड लेके आती है, वो है फेशियल वेन। फेशियल वेन है वीनस ब्लड को ड्रेन करेगी जुगुलर वेन के अंदर, एंड जुगुलर वेन सुपीरियर वेना के थ्रू राइट साइड के एट्रियम के अंदर ब्लड को ड्रेन कर देगी। एंड देन हम देखते हैं नर्व सप्लाई टू दी फेरिंग्स। फेरिंग्स के अंदर जो नर्व सप्लाई होता है जो फेरिंडियल फ्लेक्सस के थ्रू होता है, जिसमें दो टाइप का रिस्पॉन्स होता है, पैरासिम्पेथेटिक रिस्पॉन्स एंड दी सिम्पेथेटिक रिस्पॉन्स। जो पैरासिम्पेथेटिक रिस्पॉन्स होता है वो होता है क्रेनियल नर्व के थ्रू, और क्रेनियल नर्व के अंदर भी वेगस नर्व जो नंबर 10 की होती है एंड ग्लोसोफेरिंजियल नर्व्स होती है वो नंबर 9 की होती है। ये दोनों ही नर्व्स यहाँ पे पैरासिम्पेथेटिक रिस्पॉन्स को कोज करते हैं। वहीं पर जो सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स है उसको कोज करते हैं सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियास। सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियास है ये करती हैं सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स। अब देखते हैं कि फंक्शंस ऑफ द फेरिंग्स। फेरिंग्स का फर्स्ट फंक्शन क्या होता है? पेसेज फॉर एयर एंड फूड। जो पेसेज अभी करता है यानी एक पेसेज बना के रखता है एयर एंड फूड के लिए। सेकेंड वन आता है वार्मिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन। जो भी एयर है उसको वार्म करेगा एंड ह्यूमिडिफाई करेगा, ड्राइनेस को प्रिवेंट करेगा। देन नेक्स्ट वन आता है टेस्ट, क्योंकि यहाँ पे ओल्फैक्टरी नर्व एंडिंग प्रेजेंट होते हैं जो सेंस से रिलेटेड, टेस्ट से रिलेटेड सेंसरी इम्पल्सेस हैं उसको लेके जाएंगी ब्रेन तक। There are olfactory nerve endings of the sense of the taste in the epithelium of the oral and pharyngeal part. Oral and pharyngeal part है epithelium, वहाँ पर nerve ending present होते हैं olfactory nerve ending जो information को लेके जाती हैं ब्रेन के पास में। एंड नेक्स्ट वन आता है जो लिम्फोइड टिश्यू होते हैं वो फाइट अगेंस्ट द इन्फेक्शन या फिर जो भी जिस भी तरह का एंटीजन है सच एज बैक्टीरिया एंड वायरस है उसके अगेंस्ट से फंक्शन करेंगे। प्रोटेक्शन द लिम्फेटिक टिश्यू ऑफ द फेरेंजियल एंड लैरिंजियल टॉन्सिल प्रोड्यूस एंटीबॉडी इन रिस्पॉन्स टू एंटीजन सच एज बैक्टीरिया एंड वायरस। इसके अकॉर्डिंग ये प्रोटेक्शन को कॉज करती है, यानी जो बैक्टीरिया एंड वायरस है वो जो एंटीजन है उनको एंटीबॉडी बनाने से प्रिवेंट करता है, या फिर अपन बोल सकते हैं प्रोटेक्शन अगेंस्ट द इन्फेक्शन। तो ये सारे के सारे फंक्शन होते हैं फेरिंग्स से।
थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।